ओम शांति। सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आशा है कि आप सभी जो होमवर्क मिला था वो करते होंगे और उसके आधार पर भिन्न भिन्न अनुभव आप उससे गुजरते होंगे। तो चलिए हम पहले थोड़ा जो पहले हमने पहले आगे के सत्र में जो सीखा था उसको हम सार में रिवाइज करते हैं। तो पिछले सत्र में हमने सत्य का फाउंडेशन उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से समझा था कि जो फाउंडेशन है किसी भी बात का वो बहुत मायने रखता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन किस प्रकार से होता है उस आधार से बिल्डिंग उस पर टिकती है। और हर बात में अगर देखें तो फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट। और फाउंडेशन जो है वो जैसे कि एक मैंडेटरी है, मैंडेटरी डिपेंडेंसी ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि मान लो कि बिल्डिंग है, अगर फाउंडेशन हम चाहे तो भी बाईपास नहीं कर सकते, कितना भी हम होशियार है, फाउंडेशन मस्ट बी डन। तो ऐसे ही जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा से गुजरते हैं तो जो पुरुषार्थ होता है उसमें फाउंडेशन है कि हम किस आधार पर, किस विधि से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं कि विधि से सिद्धि मिलती है। तो विधि जो है वो एक फाउंडेशन है। और हमने भिन्न भिन्न रीति से समझा कि जो अ, अदृश्य मेहमान है उसका जो सत्य है वो बहुत सुंदर है। वो कहीं और से यहाँ आया है अपने घर से। तो यहाँ पर जो उसकी जो यात्रा है उसके दौरान उसे स्पष्ट महसूस होता है कि ये छोटी सी जो अदृश्य बिंदी है वो अदृश्य मेहमान है। तो जैसे ही वो इस सत्य के फाउंडेशन में टिकता है तो उसी सेकंड उसे स्पष्ट दिखता है कि यहाँ से वापस जाना निश्चित है। राइट। और जैसे ही उसे एग्जिट याद आती है तो तुरंत यहाँ जो भी है फॉरेन वर्ल्ड में उसे स्पष्ट होता है कि यहाँ उसका एक एटम भी नहीं है। और यही विधि है। जैसे कहा जाता है कि पुराना सब कुछ दे दो, लेकिन विधि क्या है? विधि है कि हम मेहमान समझे। तो जैसे ही हम ये सत्य का फाउंडेशन, जो सत्य की स्मृति है, उसको जितना बढ़ाते हैं तो तुरंत ही हम जो टेम्पररी है, जो चेंजिंग है, वहां से बुद्धि हटाकर हम जहां से आए हैं वहां जो ट्रुथ है, सत्य घर, सत्य परिवार, सत्य खजाना, वहां पर हमारी बुद्धि टिकाते हैं। और उसी सेकंड, जिस सेकंड ये अदृश्य आत्मा जागृत होती है और सत्य के फाउंडेशन पर टिकती है तो तुरंत वो अपने घर से स्पष्ट देख पाती है पारस के द्वारा कि उसका घर अलग है और नीचे एक परफॉर्मेंस अलग है। और तुरंत ही वो अपना सत्य स्वरूप जो है अविनाशी, शाश्वत और भिन्न भिन्न गुणों शक्तियों के खजाने, उसको वो एक्सेस कर पाती है। तो जैसे ही हम ये फाउंडेशन पक्का करेंगे, सत्य की स्मृति पक्की होती जाएगी, उतना जो उसके आधार पर जो बिल्डिंग बनती है, स्थिति बनती है, वो ऑटोमेटिकली पक्की होती जाएगी। तो सार में हमने ये रिवाइज किया। तो आगे के सत्र के लिए आज हम अखिला बेन को स्वागत करते हैं। अखिला बेन, ओवर टू यू। ओम शांति। शांति सभी को। और थैंक यू सार के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम प्रैक्टिस में आते हैं। तो अभी आपने जो सुना ना, सत्य का फाउंडेशन, हम पहले सत्य के फाउंडेशन को पक्का करते हैं और कुछ क्षणों के लिए हम अपने अस्तित्व को समझते हैं कि
हमारा अस्तित्व अदृश्य है और एक दूसरे लेवल पर है। तो जो कुछ अभी आप देख रहे हैं, ये जूम कॉल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये सब चलते हुए हम अपने अदृश्य अस्तित्व को समझ सकते हैं और इसी सेकंड हम आ जाते हैं अपनी दुनिया में। हम आते हैं गोल्डन रेड लाइट में और पूरी समझदारी विजडम के साथ। नीचे स्टोरी है, सब कुछ कहानी में था, जो कुछ भी हुआ। तो निश्चिंत होकर हम वहां फुल स्टॉप लगा के अपनी दुनिया में हैं। और जैसे कि खुद को परमिशन मिल जाती है अनुभव करने का, हमारे पास फुल परमिशन है कि हमारा माइंड इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है, बेहद की दुनिया। और जैसे जैसे हम शब्द सुनते जाते हैं उसके अनुभव में आते हैं। समय से परे की दुनिया, यहाँ कोई समय का चक्र नहीं है। टाइमलेस, चेंजलेस, यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। सजाओं से परे की दुनिया, यहाँ कोई पनिशमेंट्स नहीं है। प्रॉब्लम फ्री दुनिया, ना दुख है, ना चिंता। और सब के सब यहाँ निराकारी। और सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करें। कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा है, अदृश्य है, लेकिन आप मन की आंखों से देख सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। सब के सब एक अदृश्य उपस्थिति में है। जीरो रावण, जीरो माया, सब नैसर्गिक तौर पर बहुत बहुत लवली और लविंग। ये नेचुरल नेचर है सबकी। यहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी के पीछे स्कीम नहीं बना रहा। सब क्लीन, डिवाइन, दिव्य। ये दुनिया ही ऐसी है। और वो जो नीचे देखा हमने, वो सब डॉल शो, यानी कठपुतलियों का खेल। तो हमारा मन इस वक्त सच्चे लोगों के बीच, सच्चे लोग जो स्टार के जैसे दिखते हैं, सूक्ष्म। हमारा सब कुछ सूक्ष्म है, खुद भी सूक्ष्म है
हमारी दुनिया भी सूक्ष्म है, हमारा पिता भी सूक्ष्म है, हमारी प्रारब्ध भी सूक्ष्म है, तो पुरुषार्थ भी सूक्ष्म है। तो जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ये क्लास सुनेंगे, सेशन अटेंड करेंगे, आगे भी कर्तव्य है, लेकिन जगे हुए रहेंगे। जगना यानी आत्मिक दृष्टिकोण में। तो अभी हमने देखा कि जैसे हम बात कर रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, लेकिन सोल जागृत हो जाता है, भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन ये आत्मा जागृत हो जाती है। और ये एक छोटा एफर्ट, ये पुरुषार्थ हमें करना है जगाने का, भले ही थोड़े समय हो, लेकिन वो जागने का पुरुषार्थ। हमने पीछे एपिसोड्स में देखा ना कि माइक्रो स्टेप्स उठाने हैं, तो ऐसे ही ये माइक्रो स्टेप उठाना है। पारस एनवायरनमेंट, वो वातावरण जो आत्मा को जगाता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। और जब तक ये आत्मा जगती नहीं है ना, तब तक ईगो बेस्ड एफर्ट हम कहते हैं, यानी कि आत्मा पर आधारित पुरुषार्थ नहीं होता है, लेकिन देह अभिमान पर आधारित पुरुषार्थ रहता है, जब तक ये आत्मा जागृत नहीं होती। तो कैसे होता है, क्या दृष्टिकोण होगा आत्मा अभिमानी होने पर और देह अभिमान के पुरुषार्थ पर? तो ये भी आपको चेक करना है कि जब देह अभिमान पर आधारित पुरुषार्थ होगा ना, जब आप पुरुषार्थ करते हैं और ये देह अभिमान पर आधारित होगा, तो जैसे कि कहानी बड़ी गंभीर नजर आती है, आपको ये कहानी बड़ी गंभीर लगेगी, और जैसे कि सब कुछ इस कहानी में मैटर करता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों, सब कुछ मैटर करता है, ऐसा फील होगा। और सारे आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स होंगी, वो कहानी पर आधारित होगा। ये आप चेक कीजिएगा। लेकिन जब सोल बेस्ड एफर्ट, जिसको हम कहते हैं आत्मा पर आधारित पुरुषार्थ, उस समय आपके फीलिंग्स इमोशंस जो हैं, वो अलौकिकता से, आपकी सच्ची दुनिया से होंगे, आपकी सत्यता से होंगे, और कहानी जो है आपको कहानी की तरह नजर आएगी। आपको समझ पड़ा होगा। तो आज हम देखते हैं इस संगम युग में कैसे और ये चढ़ती कला होती है, इसके बारे में हम कुछ और भी समझेंगे आज। बाबा कहते हैं ये एक ही ऐसा समय है जब हम चढ़ती कला में जाते हैं, और हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो एक मिनट दीजिएगा, हम आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो कैसे ये सर्व का भला होता है और खुद का भला होता है, ये हमें खुद को चेक करना है। तो होता क्या है कि सतयुग से हम अपनी यात्रा को देखते हैं। हाँ, क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या होती है ये यात्रा हमारी सतयुग से अब तक। हम देखते हैं कि यहाँ पर अदृश्य मुसाफिर इस दुनिया से, स्थूल दुनिया से गुजरता है। ये सतयुग गोल्डन एज की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल अलौकिक, डिवाइन और लवली है। डिवाइन, दिव्य, यानी कि कोई भी रावण नहीं है, कुछ भी दैत्य नहीं है, कोई भी हद का मैं नहीं है। अगर कोई भी चीज हमारे को खुद में अच्छी नहीं लगती या दूसरों में अच्छी नहीं लगती, वो केवल वो रावण ही होता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये अदृश्य मुसाफिर इस दुनिया से गुजर रहा है, हैप्पी है, लकी है। और इच्छा मात्रम अविद्या है। दुनिया से गुजरते हुए इच्छा मात्रम अविद्या है। देवताएं जो हैं कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है। आप समझे? जो हमारा गोल्डन एज है वो हमारे परम धाम का एक्सटेंशन है, विस्तार है। तो डेटीज जो हैं वो
डिजायरलेस होते हैं, क्योंकि सोल्स डिजायरलेस होते हैं। और सभी के सभी क्लीन है, यहाँ पर सभी के सभी क्लीन है। और ये पूरी फैमिली ही ऐसी है, नोबल फैमिली है। जैसे भोलानाथ के बच्चे सभी भोले हैं। तो ये हम हाँ, पहले कल्प के पहले आधे चक्र की बात कर रही हूँ। अब जैसे द्वापर युग आता है, तो क्या एक चीज होती है कि हम गिरती कला में आने लगते हैं। एक शब्द या एक सेंटेंस में आप बताएंगे एक चीज जो आपको गिरती कला में लेकर आती है, क्या वो चीज होती है द्वापर युग में, कि आप नीचे आने लगते हैं? आप बताइए। जवाब है इम्प्रेस होते हैं, कंफ्यूजन होता है, अच्छा, तो मैंपन। ये जवाब आ, उनको पहला चांस, जिनको जिन्होंने अटेंड नहीं किया पहले कभी। हाँ, और कोई जवाब है? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, काफी सारे बॉडी कॉन्शियसनेस जवाब है। तो विस्मृति। वो पहला एक कदम जब हम गिरने लगते हैं, किसी ने ठीक जवाब दिया। और वो एक पहली चीज जो है जहां हम गिरने लगते हैं, वो है प्रभावित होते हैं। ये पहली सीढ़ी है नीचे गिरने की। हाँ? तो इम्प्रेस होना ये भी समझना है। गोल्डन एज और सिल्वर एज में हमारे पास आ, महल हैं, गोल्ड डायमंड, हाँ, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन हम कहीं भी प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम प्रभावित होना शुरू करते हैं, इस दुनिया से नीचे गिरती कला में आते हैं। आपने सुना होगा ना, बाबा कहते हैं मुरलियों में, जो नारायण है वो कृष्ण से कुछ कलाएं कम है, क्योंकि थोड़ा सा प्रभावित था, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। भले वो गोल्डन एज है, लेकिन थोड़ी कला कम हो जाती है, इम्प्रेस होना स्टार्ट करते हैं। अब इम्प्रेस होना क्या होता है, ये भी समझने की बात है। इम्प्रेस क्या होता है? कई चीजें अच्छी होती हैं इस दुनिया में, हम अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट सराहना करते हैं, ये अच्छा है बोलते हैं, कई चीजों को हम बोलते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अप्रिशिएट करना, अच्छा होना, इम्प्रेस होना नहीं होता है। तो इम्प्रेस होना, प्रभावित होना क्या होता है, ये भी आप समझे। कोई चीज आप देखते हैं, वो चीज तो चली गई, लेकिन उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हैं। हम्म? और सोचने के बाद आप फिर से उसको रिविजिट करना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं इम्प्रेस। हाँ, समझना है ना, इम्प्रेस होना, अप्रिशिएट करना, ये अलग अलग चीजें हैं। तो पहला स्टेप जब हम द्वापर युग से गिरने लगते हैं, वो है इम्प्रेस। अब अगला स्टेप क्या होता है गिरने में, आप बताइए। अगला चीज क्या आता है प्रभावित होने के बाद? चैट में दिखा सकते हैं, चैट में जी। लिख सकते हैं। जिसको जवाब देना है चैट में लिख सकते हैं। इच्छा, डिजायर, ओन करने की इच्छा, देहबान, फिर से बंधन बनाते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, इच्छा होती है। एक चीज बताना चाहेंगे, जो द्वापर युग से गिरावट शुरू होती है ना, अटैचमेंट, लगाव के भी पहले ये प्रभावित होते हैं। लगाव, बॉन्डेज, बंधन बाद में आता है, लेकिन पहले प्रभावित होते हैं। और इसका अगला स्टेप, हाँ, अगला स्टेप ऐसे किसी ने बोला, मेरा, हम चाहते हैं वो चीज मेरी हो जाए। तो एक समय था, आप ऊपर थे, और ना हम किसी चीज को मिस करते थे, ना किसी चीज की कमी है हमें वहां, ना किसी चीज के खोने का डर था, और हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। एक समय था जब कुछ भी नीचे का नहीं चाहिए था, बिल्कुल क्लीन होते थे। लेकिन अब क्या होता है, इम्प्रेस होने के बाद दावा, वो चीज आप, मेरा, आप चाहते हैं वो चीज आपकी हो जाए। इसके बाद क्या होता होगा? क्या कहेंगे आप?
मैंपन एक जवाब है। बॉन्डेज, सौरो, टूट न जाए, यूज करना, बंधन, फियर, डर, क्रेजीनेस, कंपैरिजन। ऐसे भिन्न भिन्न जवाब है। अटैचमेंट। उसके बाद आती है, अच्छे जवाब अच्छे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद अधीनता आती है उस चीज के, उस चीज से अधीनता, डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसी को हम कई बार अटैचमेंट भी कहते हैं, डिपेंडेंसी। अधीनता एक अच्छा शब्द है, अधीन हो जाते हैं उस चीज के। और फिर एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, हाँ, चरम सीमा जिसे हम कहते हैं, गिरावट की चरम सीमा क्या है? गिरावट की चरम सीमा आप बताएंगे? गिरावट की चरम सीमा। किसी ने कहा इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी की वजह? बैगर, विकार, बेहोशी, फियर का उत्पन्न होना, ईगो। जी। इसके बाद जो चरम सीमा है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेग्रेडेशन, वो है मैं, मेरा। मेरा नहीं, मैं। आप समझ रही है, हद का मैं जिसे हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस कहते हैं। ये भी थोड़ा समझना है, क्या है ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हमने कहा ये क्लेम करना मेरा है, और मैं जो है वो अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आप समझते हैं क्या है ये दोनों अलग चीज, मैं और मेरा? बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं मेरा। क्या फर्क है इन दोनों में? आप बताइए क्या फर्क होगा मैं और मेरे में? ये क्लेम, दावा करना, आप वो चीज को अपनाना चाहते हैं, उस पे मेरा का टैग लगाना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं ये मैं करके एक अलग चीज है। तो क्या फर्क है मैं मेरा में? हम कई बार दोनों साथ साथ इस्तेमाल कर देते हैं। आपको पता पड़ता है ना मैं मेरा में क्या फर्क है? मेरा ही है अधिकार, मेरा ही मैं बन जाता है। मेरा ही मैं बन जाता है, किसी ने कहा। मास्टर एंड स्लेव, मैं ईगो और मेरा, मेरी ओनरशिप, ऐसे। मैं रोल को, मेरा जो भी पोजीशन है उसको कहते हैं। और मेरा? खुद, पोजीशन, पीपल, ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा जवाब है। हम आपको एक फर्क बताते हैं, हम फिर से वो पिक्चर आपके सामने, पहले हम आपको यहाँ बताते हैं, यहाँ हमारा सेलफोन पड़ा था, हमारा सेलफोन। तो जब आप कहते हैं मेरा, कोई भी चीज आप कहते हैं ना मेरा, तो केवल इतना ही इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, केवल इतना ही कि ये कहीं गुम ना हो जाए, खो ना जाए, कोई चोरी ना कर ले। ठीक है? ये मेरा जब आप कहते हैं तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और आपको लगता है कहीं गुम ना हो जाए। भले ही आप ये कहें कि इसका कलर अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, बहुत, इसका ब्रांड अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खोनी नहीं चाहिए, ये मेरा है। लेकिन मैं जब आ जाता है, हद का मैं, तो कोई ये चीज आपसे छीन नहीं रहा, कोई आपकी ये चोरी नहीं कर रहा है चीज, कोई उठा नहीं रहा है, हाथ भी नहीं लगा रहा है। लेकिन थोड़ा सा कोई कह देना ये ठीक नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये पुराना है, वो ही आपको बहुत बुरा लग जाता है। इसको बोलते हैं मैं, आइडेंटिफिकेशन, हद का मैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा वो ही इनसिक्योरिटी लेकर आता है, लेकिन जब इसमें मैं लग जाता है, ये इनसिक्योरिटी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है।
आपको समझ पड़ा? ये है चरम सीमा डेग्रेडेशन की, गिरावट की। यानी कोई छीन नहीं रहा है। अभी अब कलयुग में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, कोई ऐसे नहीं कि कोई किसी से छीने जा रहा है, लेकिन सारा ये दे अभिमान जिसको बोलते हैं, वो है कि कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो आपको बुरा लग जाता है। ये तक भूल जाते हैं हम कि हम वो अदृश्य मुसाफिर हैं जो इस दुनिया से केवल पास कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। आपको समझ पड़ा ना ये डिफरेंस? चलिए हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अब आपसे पूछेंगे, आपको समझ आ रहा है? अभी जैसे हमने स्टार्ट किया, हम गोल्डन एज से स्टार्ट किए और द्वापर युग में आए हैं हम, और क्या हो रहा है हमारे साथ, हाँ? चलिए आपसे सुनेंगे और फिर प्रीतेश भाई से भी कुछ थॉट सुनते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। कह रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये मैं और मेरे में फर्क है। मैं जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेग्रेडेशन है, बहुत नीचे की स्थिति है ये हमारी, हाँ? कि थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है बुरा लग जाता है, क्योंकि जो देह अभिमान है वो बंधनों का स्वरूप है। वो बंधनों का स्वरूप है, और बाबा कहते हैं ना अज्ञान अज्ञान। तो ये अज्ञान माना प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम भी नहीं समझ रहे हैं, ये है। बाबा कई बार कहते हैं ना अज्ञान अज्ञान की बातें करते, तुम प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है। ये हद का मैं इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है हमको, ये हमको ये नॉर्मल लगता है। तो और ये जो ईगो है, और ये जो ईगो क्या करता है कि ये हमेशा पीड़ित महसूस करता है। आप, हम देखते हैं फिर से एक आपको एक बार शेयर करते हैं। अभी आपको समझ आया ना? ये मैं और मेरा कई बार हम सुनते हैं मुरलियों में। अब ये जो हमने यहाँ पर ईगो लगाया है ना, ये जो छोटा, ये जो हद का मैं, ये मैं है, ये सारा मैं है। और होता ये है कि विक्टिम फील करता है, पीड़ित, क्योंकि आपने जहां जहां मैं लगा रखा है ना, तो वहां वहां कहीं कोई थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है, आपको बुरा लगता है। तो आप हमेशा खुद को एक विक्टिम, पीड़ित फील करते हैं कि ये पीड़ित यानी कि बेचारा, और डेंजर सेंस करते हैं, कहीं कोई कुछ बोल ना दे, इसके पास मुझे नहीं जाना, ये ऐसा कुछ पूछेगी मुझसे, ये कुछ तोड़ देगी। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि टूटने का डर, विक्टिम फीलिंग आती है। सभी मुझे ही तंग करते रहते हैं, इस तरह की बेचारा वाली फीलिंग आती है। तो बाबा जब कहते हैं उतरती कला, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के मन को इस वक्त क्या हो रहा है। सब नीचे, सब नीचे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज्ञान है, जो ब्राह्मण है, वो इससे फ्री हैं। भले ही आपके पास ज्ञान हो, तो भी हो सकता है, चेक कीजिएगा कहीं आप इम्प्रेस तो नहीं हो रहे हैं अभी भी। अगर इम्प्रेस हो रहे हैं, बंधन बना रहे हैं, तो अभी हम नीचे की, फिर भी गिरती कला में ही जा रहे हैं। कोई इम्प्रेस तो नहीं हो रहा है यहाँ इस दुनिया से? हाँ आप बताइएगा, कोई है इम्प्रेस्ड? इस दुनिया से इम्प्रेस तो नहीं हो रहे? चलिए दुनिया से इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन अ, भोग की थाली बहुत सुंदर है, हाँ, इम्प्रेस, या पर्दे बहुत अच्छे हैं सेंटर के, हाँ, इससे तो इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। माना इम्प्रेस होना माना गिरती कला में आना। तो इम्प्रेस नहीं, अप्रिशिएट करना अलग है, लेकिन इम्प्रेस दूसरी बात है। तो बाबा जब कहते हैं ना गिरती कला में आना, तो पूरी दुनिया इस वक्त गिरती कला में, आप सोच सकते हैं, क्योंकि सारा आकर्षण नीचे की ओर है। भले ही ज्ञान है तो भी हम इससे फ्री नहीं है। तो ये हमारे को चेक करना है। और क्या होता है कि गोल्डन एज में हमारे पास पैलेसेस होते हैं, महल होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी जो खुशी है, हमारी जो खुशी है वो बाहर की वजह से नहीं है, वो हमारे भीतर के रिचनेस ऑफ द सोल की वजह से। द सोल जो है वो रिच है, और इसी कारण बाहर का ड्रामा सब कुछ अच्छा लगता है। तो जैसे हम कौन, हम जैसे गोल्डन एज में इतने आकर्षणों के बीच में फ्री रहते थे, बहुत कुछ आकर्षण था लेकिन हम फ्री रहते थे, ऐसे ही
संगम युग में क्या होने वाला है, आप कहने वाले हैं वाह ड्रामा वाह। कैसे? विनाश होएगा, बहुत कुछ टूटेगा, लेकिन आप ये भीतर की फ्रीडम को अचीव करेंगे। जैसे गोल्डन एज में आकर्षण के बीच में आप फ्री थे, ऐसे ही कॉन्फ्लुएंस एज में भी आप वहां से फ्री रहेंगे। लेकिन अगर बंधन है तब मुश्किल होता है। समझ पड़ा? चलिए हम यहाँ रुकते हैं। आप रितेश भाई, कोई क्वेश्चंस हैं अभी? या एक क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रेस हो जाते हैं कभी कभी, तो कैसे, इसके लिए क्या करें कि इम्प्रेस ना हो? नो, इम्प्रेस नहीं होने के लिए पहले तो अंडरस्टैंड करना है, ये बाहर ये हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर एक मेहमान की तरह आए हैं। ये सेट्स हैं, हाँ? फिल्मों के भी सेट्स पे कोई इम्प्रेस नहीं होता कि उसको अपना लें, घर ले चलें, हाँ? फिल्मों के सेट्स में बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन कोई इम्प्रेस नहीं होता है। हम यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए हैं उन सेट्स पर। तो ऐसे ही एक अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये भी नॉलेज रखना है। इम्प्रेस होना यानी कि कहीं ना कहीं गिरती कला, आप मन में उसके बारे में फिर से सोचते हैं और आप चाहते हैं कि वो मेरे पास होना चाहिए। आप डायमंड देखते हैं, हाँ, डायमंड देखते हैं, आपका संकल्प चलता है, आप फिर से उसको विजिट करना चाहते हैं, और अगला संकल्प होगा ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये थोड़ा ज्ञान रखेंगे, आप यहाँ से फ्री हैं। और दूसरी बात, हमारी हमारा जो खुद की दुनिया है, हमारी खुद की दुनिया इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा आकर्षण है उसमें, उसको हम अगर इंटॉक्सिकेशन के साथ, नशे के साथ हम एंजॉय करें, नीचे का सब कुछ फीका है उसके सामने, कुछ भी उसके बराबर नहीं। आपने इस स्थूल संसार में जो सबसे खूबसूरत चीज देखी होगी, सबसे खूबसूरत जगह देखी होगी, स्विट्जरलैंड होगा या कुछ भी, लेकिन उस दुनिया के आगे ये भी फीका है। ये भी एक बात हमें अंडरस्टैंड करना है। कोई और क्वेश्चन है? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो? ये सिर्फ एक कमेंट है। यस, श्योर। कमेंट है कि मेरा बच्चा अगर कहे तो वो तो मैं से भी बड़ा होता है। नॉट श्योर व्हाट कहना चाहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्लियर कीजिए, शायद कमेंट ही है। या सो ये बहुत ही एक गुहिया, मतलब ऐसी बात है कि समझना ही जैसे मुश्किल है कि मैं, जैसे आपने बताया कि मेरा और मैं, और अगर गहराई से देखें तो जहाँ जहाँ हम सेंसिटिव है, चाहे कोई भी बात है, वस्तु है, व्यक्ति है, वैभव, जहाँ भी ये मन सेंसिटिव है, तुरंत उसकी मतलब हलचल में आ जाता है। तो मतलब वहाँ वो मैं है, वो सूक्ष्म आइडेंटिटी है, क्योंकि उसने अपनी पहचान कोई हद की सामग्री है उसके ऊपर बना के रखी है। और जो आपने बताया कि इम्प्रेस होना, तो शुरुआत सच में वहां से ही होती है। जैसे ही कुछ देखा तो थोड़ा प्रभावित हुए, फिर और थोड़ा प्रभावित हुए, और फिर पता ही नहीं चलता है कि कैसे पूरा उसमें जैसे फंस ही गए। और ये हद के में की एक चालाकी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन वो प्रभाव में ऐसे लाता है कि को जब तक पूरा प्रभाव में नहीं आ जाते पता ही नहीं चले। वो धीरे धीरे करके ऐसे जैसे फंसाता है बेट्स डाल के। तो इस रियली एक समझने की बात है कि कैसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं और कैसे रावण और माया बेट्स डालते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन है, कैन वी थिंक? हम पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाते या हैं, फिर इसको ठीक है। लेते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे, माया जो है ये बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ हमेशा नहीं आती है। हम पीछे भी क्लास में सुनते हैं, ये कई बार बहुत स्वीट ड्रीम्स लेकर आती है।
और हम बड़ी आसानी से फंस जाते हैं उसमें। हमेशा लड़ने के मोड में नहीं, आपको बहुत खूबसूरती से फंसाती है। जहाँ आपकी थोड़ी सी भी वीकनेस होगी हम वहां फंस जाते हैं। तो अभी क्या होता है, ये जो गिरती कला जब हम कहते हैं ना, ये मनुष्यों की जैसे कि एक भेड़ जैसी मेंटालिटी है। भेड़ मेंटालिटी आप समझते हैं ना, हर्ड मेंटालिटी। भेड़ों को देखा होगा ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी कि मनुष्य भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सारी भेड़ एक तरफ जा रही होंगी तो पीछे भी सब उसी को फॉलो करेंगे। हम्म। और इस वक्त क्या है कि सारी जो भेड़, हाँ, जो भी क्या कहते हैं, मनुष्य आत्माएं नीचे की डायरेक्शन में है। तो क्या हो रहा है कि बाकी सब भी नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इस तरह से अभी चल रहा है यहाँ पर कि सब कुछ अभी नीचे की गिरती कला में जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि कहीं भेड़ों का झुंड होता है। अगर आपने देखा हो, कोई एक भेड़ वहां से निकल के दूसरी दिशा पकड़ती है ना, तो बाकी कुछ भेड़ बाकी भी उसके पीछे जाती है। तो बाबा चाहते हैं कि ये दिशा आप चेंज करें, ये भेड़ की दिशा आप चेंज करें। हमारे पास ये प्रिविलेज है कि सब जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप उनकी दिशा को चेंज करें। यहाँ सब चैरिटी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब गिरती कला में है। राइट। तो यहाँ हमारे को इस भेड़ की दिशा को हमारे को चेंज करना है। और एक 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 गैदरिंग में एक प्रश्न पूछा, जिसे कहते हैं ना कि पूरे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स क्या है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा हम, कि संसार के बीच में क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं और संसार के बीचों बीच भी कुछ होता है। क्या है आप बताएंगे? हाँ, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरह से जुपिटर, सैटर्न प्लैनेट्स हैं। और सभी के बीच सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में क्या है आप बताएंगे? किसी ने कहा ग्रेविटी फोर्स, किसी ने कहा सन, किसी ने कहा आई, हदका में, जी। ना, काफी सारों ने कहा सूर्य। बीच में सन नहीं है, बीच में ईगो है, सबको नीचे अपनी तरफ खींच रहा है। आप समझते हैं? सन भी इतना नहीं खींचेगा जितना ईगो खींच रहा है सबको। तो क्या होता है कॉन्फ्लुएंस एज में, क्या होता है कि बाबा आते हैं ज्ञान लेकर। बाबा इस ज्ञान को लेकर आते हैं। और जब तक ये ज्ञान नहीं आता तब तक हम इस सिचुएशन में होते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमें पता नहीं। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, ऐसी सिचुएशन में होते हैं। और ज्ञान लेकर आते हैं, बताते हैं ये कहानी है, ड्रामा है। तो कितने लोग आपको मिलते हैं जिनको पता है ये स्टोरी? आप बताइए उनको, ये स्टोरी चल रही है, ये फिल्म है, कहेंगे कहेंगे कौन सी स्टोरी है यहाँ? कोई स्टोरी है यहाँ? कोई स्टोरी नहीं, किसी को नहीं पता ये कहानी चल रही है। और सब नीचे डाउनवर्ड स्पाइरल में है। यहां तक कि आप उनको अगर बताएंगे हमारा एक घर है, हम सोल्स हैं, वो बोलेंगे कि एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है। ना, ये है। आज मनुष्य का माइंड ऐसा हो गया है कि वो सबूत मांग रहा है खुद का और अपने घर का। और जब बाबा कहते हैं गिरती कला में, यानी कि सभी साधु संत सब नीचे की कला में, और बाबा चाहते हैं आप इसकी दिशा चेंज करें। सबका ईगो बेस्ड लाइफ है। तो बाबा जब आते हैं वो आईना बनकर आते हैं ना, मिरर बनकर आते हैं। अगर बाबा प्रेम का सागर है, बाबा आनंद का सागर है, तो आप भी प्रेम के सागर हो, आप भी आनंद के सागर हो। हम्म। और तो और होता क्या है, जब बाबा ये बातें कर रहे हैं ना कि आप भी वही हो, तो सुन कौन रहा है? सुनने वाली आत्मा नहीं है, वो तो जागृति नहीं है, देह अभिमान सुन रहा है। और वो कहता है अच्छा, मैं भी प्यार का सागर बन सकता हूँ। देह अभिमान प्यार का सागर बनने की कोशिश करने लगता है। और ज्ञान देता है, प्रभावित प्रभावित करने जैसा ज्ञान भी देता है। वो भी ठीक है,
लेकिन हमारे को उसी स्टेप पर नहीं रुक जाना है। हम कहते हैं हमारे को नेक्स्ट स्टेप प्रमोट करना है, जब आत्मा जागृत होती है। ज्ञान देना ये सब अच्छा है, लेकिन उस स्टेप पर नहीं रुकना है। तो हम कहते हैं कि हमारे इस ज्ञान मार्ग में तीन प्रोसेसेस से हम गुजरते हैं। तीन प्रोसेस से गुजरते हैं। हम ये प्रोसेस देखते हैं कौन सा प्रोसेस है, हम कहाँ से गुजरते हैं। तो एक ये आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। हम एक रैंडम नेम ले रहे हैं इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या बात, एक बार ये पहले भी कहा था लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। कोई व्यक्ति एक रैंडम नेम सतीश ज्ञान में आता है और वो बन जाता है बी के सतीश। ठीक है ना। कोई भी आता है जीरो ज्ञान से 7 डेज कोर्स करता है, अभी के सतीश बन जाता है। उसे समझ आ रहा है थोड़ा क्रोध भी कम हो गया है, कई चीजें वो सुधार लेता है, कुछ कुछ धारणाएं करता है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने भी बैठता है वो। तो ये सतीश आकर बी के सतीश बनता है। हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है? अभी ये बी के सतीश ने, सतीश बी के सतीश बना। बी के सतीश ने एक बाबा का कमरा बनाया है और अब वो रोज प्रैक्टिस करता है और वो बी के सतीश आत्मा को देख रहा है। बी के सतीश आत्मा को देख रहा है। थर्ड स्टेप क्या होगा आप बताइए। जिनको नहीं मालूम है, जिन्होंने पहले अटेंड नहीं किया, उनको चांस मिलना मिलना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या होगा आप बताइए। तो ये बी के सतीश अभी आत्मा को देख रहा है। थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? कोई जवाब आया प्रीतेश जी। भाई? एक जवाब है, परमात्मा को देखना, फरिश्ता बन गया। परमात्मा कॉमन जवाब है। आत्मा परमात्मा को देखती है, बाबा को देखती है। राइट। नहीं, अच्छा ट्राई है। लेकिन थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे को अभी अंडरस्टैंड करना है। थर्ड स्टेप होता है जब आत्मा जागृत होती है और वो सतीश को देखती है। आत्मा जागृत होती है, सतीश बी के सतीश, पूरी दुनिया उसको नजर आ रही है। ये है हमारा थर्ड स्टेप। तो जब तक आप थर्ड स्टेप पर ना नहीं आई, अगर आप सेकंड स्टेप पर हैं, तो भी आत्मा जगी हुई नहीं है। इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। अगर बी के सतीश आत्मा को देख रहा है, आत्मा जगी नहीं है। जब आत्मा जागती है, दृष्टिकोण आत्मिक होता है। उसको सतीश भी एक कठपुतली जैसा नजर आ रहा है, बाकी भी कठपुतलियां हैं, और ये बहुत विशाल ड्रामा चल रहा है, वो सब कुछ इस तरह से देखती है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। जब तक यहाँ नहीं है, तब तक ये आत्मा जागृत नहीं होती। तो होता ये है कि तब तक सोल, ड्रामा, हाँ, स्टोरी, आप जो भी करें, और पार्ट, इन सब में कंफ्यूज रहते हैं हम। लेकिन एक बार वो जाग जाती है, उसे समझ आता है उसकी दुनिया ही अलग है और भगवान के साथ की दुनिया है। वो बिल्कुल फ्री है सतीश के पार्ट से। वो फंसा नहीं है सतीश के पार्ट में, हल्के तौर पर शामिल है, लेकिन वो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है कहानी से, स्टोरी से। स्टोरी बिल्कुल अलग है। जब तक ये जगह नहीं तो मिक्स हो रखा था सबसे, स्टोरी पार्ट, हाँ, सोल सब मिक्स्ड हो रखा था। तो लेकिन जब ये जगता है तब उसको समझ आता है। तो ये वो माइक्रो स्टेप की बात हो रही है, ये करता है मैजिक। इसमें भले ही थोड़ा सा समय लगे, थोड़े अटेंशन के साथ करेंगे तो ये आत्मा जागृत होती है और ये मैजिक करके मैजिक लाता है। हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और पहले आपसे पूछेंगे अभी तक आपको समझ आया या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपको समझ आया जगना क्या? आज जो जो कैमरे में आ सकते हैं आप जरूर आइएगा। हाँ, समझ आता है आपको जागना क्या है?
भले वो थोड़े सेकंड का प्रोसेस है। अ, कह रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है। तो ये वो माइक्रो एफर्ट है, ये पुरुषार्थ हमें करना है। तो जब तक आत्मा जागती नहीं है ना, तो तब तक ईगो बेस्ड एफर्ट है। तो क्या होता है, अगर ये स्टेप 2 पर भी आप ज्यादा देर रह जाए ना, तो ये भी कई बार जो है ये हमारे को मुश्किलात डालता है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। ये भी एक आइडेंटिटी जैसे मैं बन जाता है ना, मैं बी के हूं। इससे भी ऊपर निकलना है हम। बाबा बी के द्वारा हमको आत्मा बनाते हैं, तो यहां पर भी नहीं अटक जाना है। तो ये जो है ना, यहां तक, स्टेप 2 तक, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये दो, स्टेप 2 तक जो है ना, इसको हम कहते हैं देह भान पर आधारित पुरुषार्थ। ये स्टेप 3 जो है, वो आत्मा पर आधारित पुरुषार्थ। और एक बार ये आत्मा अगर जाग जाती है ना, तो उस वो अपने आप को जज नहीं कर रही, सतीश के आधार पर जज नहीं करती, वो स्क्रिप्ट के आधार पर खुद को नहीं जज करती है। उसको पता ही है कि वो, उसकी एटर्नल काबिलियत, यानी शाश्वत काबिलियत, एटर्नल एग्जिस्टेंस उसको पता है, एटर्नल, यू नो, वो खुद एटर्नल है, उसका परिवार, सब कुछ एटर्नल है, उसको समझ आता है ये। तो ये वो स्टेप है जो मैजिक करता है। हाँ, बाबा ये करने आया है। और क्या होता है ये ईगो बेस्ड एफर्ट में और सोल बेस्ड, इसमें क्या करते हैं हम, ईगो को, हाँ, दे अभिमान को बाईपास कर देते हैं हम, सीधा डायरेक्ट हम सोल के अनुभव में आते हैं, आत्मिक अनुभव में आते हैं, और ये ईगो को बाईपास कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम करते कि हम बन रहे हैं, थोड़ा किरणें ले रहे हैं, बन नहीं, हम हैं ही परफेक्ट, सीधा आत्मिक दृष्टिकोण। और ऐसे नहीं कि एक बार हमने, हम आत्मा जागृत हो गई तो ईगो फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है। इन स्टेप्स द्वारा आत्मा को जगाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम देह अभिमान के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, देह अभिमान का आधार नहीं ले रहे हैं पुरुषार्थ के लिए, हम सोल बेस्ड एफर्ट कर रहे हैं। और जब आप ये सोल बेस्ड एफर्ट करते हैं तो आपके लिए वो आकाश खुल जाता है, यानी कि एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ने लगते हैं, और आपको लगेगा, जैसे पीछे भाई बता रहे थे ना, प्रशांत भाई, की आपको लगेगा कि रुचि आएगी, और क्या है इस दुनिया में, और क्या मैं अनुभव कर सकता हूँ, और क्या बाबा की मुरली की पॉइंट्स है जो जागृत अवस्था में हम अनुभव कर सकते हैं, वो ये फील करेगा। और उस समय उसको पता है, वो बाबा को याद नहीं कर रहा है। हाँ? वो जानता है कि वो बाबा को याद नहीं कर रहा है, लेकिन वो बाबा को जानता है, और बाबा याद है। आपको पता पड़ा, वो बाबा को जब जागृत अवस्था में वो बाबा को याद नहीं करता है, लेकिन वो भगवान को जानता है, और बाबा याद है। ये फर्क। हाँ? तो इसको हमको थोड़ा सा समझना है, हम फिर भी एक बार आपसे पूछते हैं, आपको समझ पड़ा, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। हाँ प्रीतेश भाई, कोई थॉट्स आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो। या कुछ एक क्वेश्चन है, कैन वी टेक? जी जी। तो अभी जो आप बता रहे थे उसके आधार पर एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। कि ये कहते हैं कि तो अभी हमें 3 स्टेप पता है, तो अगर हमारे अंदर हम वो सोच रहे हैं और देख रहे हैं आत्मा को, तो क्या इज इट रिवाइजिंग द पॉइंट? मतलब उनका कहना यह है कि क्या हम उस स्टेप पर अनुभव कर रहे हैं कि जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं नॉलेज को? यू नो, आत्मा के बारे में सोचना अलग है, लेकिन आत्मा जब देखती है ना, वो बिल्कुल फ्री महसूस करेगी, कहानी से फ्री, आपको कहानी का कोई चिंतन चिंता कुछ भी नहीं रहेगा। अभी तक आपको कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही होगी दुनिया की,
लेकिन जैसे अगर आप उस स्पेस में आते हैं ना, आत्माभिमानी स्पेस में, तो आपका नजरिया, आत्मा का नजरिया, आत्मा कैसे देखते हैं, आत्मा के लिए वो दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है आत्मा के लिए, आत्मा के लिए अपनी दुनिया इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया जो है कहानी है, उसको खुद का रोल सब कुछ छोटा लगता है, सीरियस, जैसा पहले कहा ना, स्टोरी गंभीर नहीं लगेगी। आत्म अभिमानी अलग है, लेकिन देह अभिमान में क्या होता है, हम यू नो हमारा घर ये है, ये स्थूल दुनिया घर समझ रहे हैं, और जो हम प्रैक्टिस भी करते हैं कहीं ना कहीं इस ड्रामा में कुछ ना कुछ करेक्शन के लिए करते रहते हैं। तो वो नहीं है, वो बिल्कुल न्यारे, अब इस दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझ पड़ा, या प्रीतेश भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? नो, आई थिंक क्लियर है कि उस स्टेप पर बेसिकली इट्स नॉट जस्ट नॉलेज की पॉइंट रिवाइज करते हैं, या बट अनुभव में आते हैं। या सो एंड एक्चुअली जैसे ही आत्मा जगती है तो जैसा हम समझते हैं उसका अनुभव शुरू हो जाता है। द मोमेंट सोल इज अवेक तो वो ऑटोमेटिकली वो रोल को एक्सपीरियंस करती है, नॉट सिर्फ एक ज्ञान की पोजीशन से। वो खुद की स्थिति, रोल इज जस्ट अ पार्ट, ऐसा फील करेगी। और भी क्वेश्चन है? जी ले हम। सकते हैं अभी, हाँ। तो अभी ये पहले क्वेश्चन था, क्या कुछ सीखने की इच्छा है? क्या कुछ सीखने की इच्छा रखना ये भी इम्प्रेस होना है जिस बात को सीखना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सीखने की इच्छा, अगर आपको इधर सीखने की अच्छा है, कुछ चीज है, तो जरूरी नहीं है कि आप इम्प्रेस हो सकता है आप अपनी आजीविका के लिए सीख रहे हो, या फिर ये जो ज्ञान सीख रहे हैं ये भी सीखना हुआ ना। तो आत्मिक उन्नति के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो अगर उससे इम्प्रेस्ड हैं तो वो अच्छी बात है, हम समझेंगे, अपने सत्य से इम्प्रेस्ड है तो वो ठीक है। लेकिन ये संगम युग जो है, हम सच में हमारे को देखना है कि क्या कुछ चीज जरूरी है, हमारी आत्मिक उन्नति वो करना जरूरी है। कई बार जस्ट बाकी लोग कर रहे हैं, हम भी उसमें डूब रहे हैं, लेकिन सच में कुछ आपकी उन्नति के लिए है क्या, वो आपको चेक करना है। थैंक यू। तो एक और क्वेश्चन है कि बाबा को याद करना और बाबा याद है, क्या आप उसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे क्विकली? बाबा को याद, हाँ, एक होता है याद करना, और दूसरा आप एम्बॉडीमेंट, हाँ, स्मृति स्वरूप। जब आत्मा जागृत होती है ना, तब ये स्मृति स्वरूप ही हमारा थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। बाबा हमारे को याद है, यानी कि हमारे को इस सूक्ष्म में पूरा पैकेज याद है, यानी कि केवल बाबा ही नहीं, घर भी हमें पता है, हमारे अलौकिक ब्रदर्स हैं, ये स्टोरी है, ये सब कुछ एक पैकेज में आ जाता है। बाबा याद है, ये सब कुछ हमारे को याद है। अ, जब हम याद करते हैं, ये काइंड ऑफ डैंगलिंग, हाँ, लटक रहे हैं, अभी याद है अभी नहीं है, थोड़ा इस तरह से होता है। और फिर पूरा ये इसमें दे आत्म अभिमानी नहीं, इसमें देह अभिमान भी कहीं ना कहीं मिक्स्ड रहता है। थोड़ा हम डैंगल करते हैं, लटकते हैं, लेकिन ये जो है स्मृति स्वरूप, अभी हम कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं याद करने की, और स्मृति स्वरूप भी रहते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो वो निरंतर हो जाता है। तो इनका एक सवाल है कि अमृत वेले में क्या करना चाहिए? हम बाबा बहुत सारे हमारे को प्रयोग देते हैं करने को, आप सभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो एक दूसरे की उन्नति के लिए, यानी एक प्रैक्टिस दूसरे को बढ़ावा देती है, हाँ, ये सब मिक्स करके हम कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है, केवल एक नहीं। बाबा स्वदर्शन चक्र फिराओ भी कहते हैं, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बाबा कहते हैं घर को याद करो, घर में मुझे याद करो।
ये सब कुछ आप दूसरों को सोल्स देख रहे हैं, वो भी उन्नति करता है, खुद को सोल समझ कर। या थैंक यू। और ये पूछ रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है कुछ एक सेकंड के लिए ही रहता है, तो जस्ट कमेंट है, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? है ना, भले ही कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो जो आपको अनुभव देता है, आप फिर से उस सेकंड पे जाएं ना। ये जो क्वालिटी का आपने किया, आप फिर से उसको ट्राई करें। वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगेगा, पहले कुछ सेकंड से कुछ मिनट में जाएगा, 5 मिनट का आएगा। तो ये हमारे को ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं जगाने के, ये बड़े परिवर्तन लेकर आता है। बजाय इसके कि आप पूरा बैठते हैं योग में और 95% ये देभान युक्त इधर उधर आपकी बुद्धि जाती है, 5 मिनट आप करते हैं। इससे अच्छा आप 5 मिनट बैठे, फुल फोकस होके बैठे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी, थैंक यू। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, और समय भी हो रहा है। हम थोड़ा प्रैक्टिस में आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये आत्मा को जगाने की प्रैक्टिस है। आप देखते हैं कि यहाँ कहीं पर भी हम मैं शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मैं शब्द अवॉइड कीजिएगा, डायरेक्ट हम प्रैक्टिस में आते हैं। और इसी सेकंड में हम हैं उस गोल्डन रेड लाइट में, रियल लोगों के साथ। नीचे की दुनिया की परवाह मत कीजिए, वो कहानी है, गुड़िया है वहां, और कुछ नहीं है। जो रियल पीपल हैं वो आपके साथ हैं यहाँ पर। और जो अदृश्य प्रिंस है, उसकी मौज की लाइफ है, भगवान के साथ, उसके परिवार के साथ। यहाँ कुछ भी मिस करने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है। बिल्कुल फ्री है। वो अविनाशी है, पूरा परिवार अविनाशी है। नोबल फैमिली। और जैसे कि हम इस वक्त अपने घर में हैं, हम समझते हैं हम उस बिग बैंग से भी पहले, दुनिया स्टार्ट ही नहीं हुई। तो यहाँ केवल साइलेंस है, लेकिन इसी साइलेंस में हमारा परिवार है। और सभी यहाँ भोले हैं, लविंग हैं, लवली हैं। दुख की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड। और रियल वर्ल्ड है, मेन वर्ल्ड है, उस सेकेंडरी वर्ल्ड की चिंता ना करें। वो स्टोरी है, फाइनल सीन्स के फाइनल एपिसोड्स हैं, लास्ट सेकंड्स हैं, कभी भी जा सकती है। आप बिजी हैं अपनी दुनिया में। भैया, फाइनल थॉट्स रितेश भाई से।
Yeah, so I think there is no question, but yeah, बहुत ही एक गहरी बात है कि हम इस बात को समझे कि हम कौन से स्टेप पर है, और हर एक का उस स्टेप से गुजरना होता है। लेकिन हमें जैसे बताया कि जब आत्मा जागृत होती है तो उसे महसूस होता है कि सतीश अलग है, और वो इतना वो इंडिपेंडेंस महसूस करती है कि अ, सतीश जैसे कि वो उसका पार्ट नहीं है, वो ड्रामा का पार्ट है। तो ये महसूस हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। आप कुछ होमवर्क शेयर करना चाहिए? अभी आप जो प्रैक्टिस करेंगे ये पूरा हफ्ता, इतना ध्यान रखें कि वो थर्ड स्टेप पर आए। वो थर्ड स्टेप पर आए जिसको हम वो माइक्रो स्टेप, 10th स्टेप भी कहते हैं। हाँ, 9 स्टेप्स माया आपको लेने देती है, लेकिन इसी 10th स्टेप में आपको रोकती है। यही वो लास्ट स्टेप है जो आत्मा को जागृत नहीं होने देती। क्योंकि एक बार आत्मा जागृत हो जाती है ना, वो जैसे इस अर्थ की ग्रेविटी से, हाँ, गुरुत्वाकर्षण से फ्री हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ही फ्री हुए, लेकिन फ्री जरूर हुए। और इस प्रैक्टिस को भले थोड़ी देर रहे, इसको आगे बढ़ाएं, और जितनी देर आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, ये आपको रियल परिवर्तन लेकर आएगा, है ना, भीतर का परिवर्तन। यानी कई बार लोग कहते हैं कि गुस्सा कम हो गया है, लेकिन गया नहीं है। अगर उसको खत्म करना है तो आत्मा को जागृत होना है। हाँ? कुछ भी चीज, हाँ, कोई भी परिवर्तन, रावण का संस्कार। या, थैंक यू। या, थैंक यू वेरी मच अखिला बेन। और आज एक जैसे कि अच्छा रिमाइंडर था कि बहुत सूक्ष्म रीति से हमें चेक करना है कि जो लक्ष्य है कि आत्मा फ्री हो रोल के प्रभाव से, उसको हम अचीव कर पाए। तो सभी का शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए, और अगले सत्र में फिर से मिलेंगे इसी समय पर, इसी दिन। थैंक यू। ओम शांति।